सोचिए, आज हम दुनिया का जो नक्शा देखते हैं जिसमें अलग अलग देश हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। तो आखिर ये देश बने कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है एक आइडिया से। एक ऐसा पावरफुल आइडिया जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को जड़ से उखाड़ फेंका और यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है राष्ट्रवाद के उदय की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कमाल की तस्वीर से। ये साल 1848 की बात है। एक फ्रांसीसी कलाकार ने एक सपना देखा, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां सारे देश, सारे राष्ट्र आपस में लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि एक साथ एक बड़े जुलूस की तरह आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं। कितना खूबसूरत, कितना यूटोपियन सपना था ये, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सपना कभी हकीकत बन पाया? और यहीं से आप जानते हैं, वो सवाल उठता है जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। आखिर ये राष्ट्र या नेशन होता क्या है और कैसे सिर्फ एक विचार मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे ताकतवर फोर्सेस में से एक बन गया? आइए इसी को समझते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो आज की दुनिया से बिल्कुल ही अलग थी। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे साम्राज्य में रहते हैं जहां आपका राजा आपसे एकदम अलग भाषा बोलता है, उसका कल्चर आपसे अलग है। हैब्सबर्ग जैसे बड़े बड़े मल्टीनेशनल एम्पायर्स में तो यही नॉर्मल था। पर तभी एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने आया, नेशन स्टेट का। मतलब एक ऐसा आइडिया कि भाई जिन लोगों की भाषा एक है, कल्चर एक है, जिनका इतिहास एक है, उन्हें अपना एक अलग देश मिलना चाहिए और खुद पर शासन करने का हक होना चाहिए। और इस नए आइडिया की पहली चिंगारी भड़की फ्रांस में। फ्रांसीसी क्रांति ने पहली बार कहा कि लोग राजा की प्रजा नहीं बल्कि देश के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं। और इन नागरिकों को जोड़ने के लिए नए सिंबल्स बनाए गए, जैसे एक झंडा, तिरंगा, एक राष्ट्रगान, और ये सोच कि सारे फ्रांसीसी एक ही परिवार का हिस्सा हैं और इसी परिवार को कहा गया एक राष्ट्र। आप देखिए, इतना बड़ा, इतना रेवोल्यूशनरी आइडिया बिना किसी ऑपोजिशन के तो रह नहीं सकता था, राइट? यूरोप की जो पुरानी ताकतें थीं, राजा, सम्राट, उन्हें इस नए विचार में अपनी कुर्सी जाती हुई दिखी। उन्हें लगा कि ये तो उनके लिए मौत का फरमान है और बस वो इसे कुचलने के लिए कुछ भी करने पर उतारू हो गए। और यही कहानी में एक बड़ा ही मजेदार आयरनी आती है। नेपोलियन, जो अपनी सेनाओं के साथ इस क्रांति के आइडिया को पूरे यूरोप में फैला रहा था, उसने अनजाने में ठीक उसी चीज को और भड़का दिया जिसे वो खत्म करना चाहता था, यानी राष्ट्रवाद को। हुआ ये कि जब उसने दूसरे देशों पर कब्जा किया तो वहां के लोगों को पहली बार स्पेनिश, जर्मन या रूसी होने का एहसास हुआ। उन्हें फ्रांसीसी शासन के खिलाफ एकजुट होने की एक वजह मिल गई। तो नेपोलियन की हार के बाद साल 1815 में ये सारी पुरानी ताकतें वियना में इकट्ठा हुईं। उनका प्लान बड़ा सीधा सा था, घड़ी की सुइयों को पीछे घुमा दो। वो चाहते थे कि क्रांति से पहले जो था सब वैसा ही हो जाए। वो ये पक्का करना चाहते थे कि राष्ट्रवाद और लोकतंत्र जैसी ये खतरनाक विचार फिर कभी सर न उठा पाएं। ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिख। उन्होंने इन सब के डर को बस एक लाइन में समेट दिया। उन्होंने कहा, जब फ्रांस चीखता है तो बाकी पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। वो जानते थे, अच्छी तरह जानते थे कि फ्रांस से निकले ये विचार कितने संक्रामक थे और उनकी सत्ता के लिए कितने बड़े खतरे। लेकिन एक विचार को आप बस यूं ही मिटा नहीं सकते, है ना? जब ये राजा महाराजा अपनी बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे थे, तब राष्ट्रवाद की लौ वो जमीन के नीचे सुलग रही थी। और इसे जलाए रखने वाले सैनिक नहीं बल्कि कवि थे, कलाकार थे और विचारक थे। और ये दौर था रोमानी राष्ट्रवाद का। अब बात सिर्फ राजनीति की नहीं रह गई थी, अब ये दिलों और भावनाओं की लड़ाई बन चुकी थी। कलाकारों और कवियों ने किसी राष्ट्र की आत्मा को ढूंढना शुरू किया, पुरानी लोक कथाओं में, गीतों में। मिसाल के तौर पर पोलैंड को देखिए, वहां रूसी शासन के खिलाफ पोलिश भाषा ही विरोध का सबसे बड़ा हथियार बन गई। और इस पूरे आंदोलन का जो धड़कता हुआ दिल थे, वो थे इटली के जुसेप्पे मैत्सिनी जैसे लोग। उनके लिए राष्ट्र कोई पॉलिटिकल डील नहीं था, बल्कि भगवान की बनाई हुई एक पवित्र इकाई थी। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली, और उसके जरिए क्रांतिकारियों की एक पूरी की पूरी पीढ़ी को एक मुत्तहिद आजाद इटली के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। मैत्सिनी के ये विचार आप समझिए कि बारूद के ढेर में चिंगारी की तरह थे।
1830 और 1848 के आसपास पूरे यूरोप में जैसे क्रांतियों का एक विस्फोट सा हो गया। ग्रीस ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। पेरिस से लेकर बर्लिन तक आम लोग अपने राष्ट्र के सपने को पूरा करने के लिए सड़कों पर उतर आए। हाँ, इनमें से कई विद्रोह नाकाम हुए, लेकिन जो जिन बोतल से बाहर आ गया था उसे वापस अंदर डालना अब नामुमकिन था। और इसी के साथ हम अपनी कहानी के सबसे क्रूशियल मोड़ पर आ पहुंचते हैं। 1848 की क्रांतियों की नाकामी ने एक बात तो साफ कर दी थी कि सिर्फ सपनों और आदर्शों से राष्ट्र नहीं बनते। अब एक नया और शायद ज्यादा बेरहम रास्ता अपनाना पड़ेगा। देखिए, 1848 में जर्मनी में हुआ क्या। लिबरल्स ने एक पार्लियामेंट में बैठकर बहस करके एक राष्ट्र बनाने की कोशिश की और वो बुरी तरह फेल हो गए। इससे एक सबक मिला। सबक कड़वा था लेकिन बिल्कुल साफ था। राष्ट्र भाषणों और वोटों से नहीं बनेंगे, वो बनेंगे ताकत से, सेना से और रक्त और लौह से, यानी ब्लड एंड आयरन। ये शब्द थे प्रशिया के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क के। वो एक नए तरह की राजनीति के मास्टर थे, जिसे रियल पॉलिटिक कहते हैं। उनके पास सपनों के लिए कोई वक्त नहीं था। उनका प्लान बिल्कुल ठंडा, कैलकुलेटेड था। पहला, प्रशिया की फौजी ताकत बढ़ाओ और फिर 3 सोचे समझे युद्ध लड़कर सारे जर्मन राज्यों को प्रशिया के झंडे के नीचे ले आओ। जनता की मर्जी से नहीं, बल्कि राजा की ताकत से। और बिस्मार्क का प्लान बखूबी काम कर गया। जैसा कि इस नक्शे पर दिख रहा है, जो छोटे छोटे राज्यों का एक बिखरा हुआ झुंड था, वो रातों रात यूरोप की एक नई महाशक्ति बन गया, जर्मन साम्राज्य। और इसके साथ ही महाद्वीप पर पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल गया। और देखिए, ऐसा ही एक ड्रामा इटली में भी चल रहा था। वहां राजनेता कावोर की शार्प डिप्लोमेसी और जनरल गैरिबाल्डी की फौजी हिम्मत, इन दोनों ने मिलकर कई छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक राष्ट्र बना दिया। यहाँ भी आखिर में जीत सपनों की नहीं, बल्कि असलियत की राजनीति की हुई। तो जर्मनी बन गया, इटली बन गया, बड़े बड़े राष्ट्र बन चुके थे। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सपने का एक स्याह पहलू भी होता है। अब अपनी कहानी के इस आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे राष्ट्रवाद की वही ताकत जो कभी आजादी की वजह बनी थी, उसी ने एक बहुत ही खतरनाक और अंधेरा मोड़ ले लिया। अच्छा, राष्ट्र जैसा एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उसे कोई चेहरा कैसे दिया जाए? उस दौर के कलाकारों ने इसका एक तरीका निकाला, नारी रूपकों के जरिए। तो फ्रांस में बनी मारियान और जर्मनी में जर्मेनिया, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये राष्ट्र के कैरेक्टर को दिखाती थीं, आजादी, ताकत, न्याय। चलिए जर्मेनिया की इस तस्वीर को जरा और करीब से देखते हैं। यहाँ हर एक चीज का एक मतलब है। ये जो टूटी हुई जंजीरें हैं, ये आजादी का सिंबल है। हाथ में तलवार, ये लड़ने की तैयारी को दिखाती है। और ये जो ओक के पत्तों का ताज है, ये वीरता का प्रतीक है। इस तरह एक राष्ट्र की पहचान को हर किसी के लिए आसान बना दिया गया। लेकिन हुआ ये कि जर्मनी और इटली जैसे बड़े देश बनने के बाद राष्ट्रवाद का कैरेक्टर ही बदलने लगा। जो चाहत पहले अंदरूनी तौर पर एक होने की थी, वो अब बाहरी तौर पर दूसरों पर हावी होने की होड़ में बदल गई। अब मकसद सिर्फ हम होना नहीं था, बल्कि दूसरों से बेहतर होना था। राष्ट्रवाद अब आक्रामक हो गया था और साम्राज्यवाद का रूप ले रहा था। और ये खतरनाक बदलाव कहीं और इतना भयंकर साबित नहीं हुआ जितना बाल्कन प्रायद्वीप में। यहाँ क्या हो रहा था कि अलग अलग कौमें ऑटोमन साम्राज्य से आजादी तो चाहती थीं, लेकिन साथ ही वो एक दूसरे से भी लड़ रही थीं। और ऊपर से यूरोप की बड़ी ताकतों ने अपने फायदे के लिए इस आग में और घी डाला। नतीजा, बाल्कन एक बारूद का ढेर बन चुका था, जिसे बस एक चिंगारी का इंतजार था पूरे यूरोप को उड़ा देने के लिए। और यही बात हमें अपने आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक विचार जो लोगों को एकजुट करने और आजादी दिलाने के सपने से शुरू होता है, वही विचार दुनिया को एक भयानक युद्ध में झोंक देने वाली ताकत कैसे बन जाता है। 19वीं सदी का ये सवाल आज शायद पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है।